पिछला दिन कुछ होमवर्क दिया गया था, पूरा कर लिए? उसकी ज़रूरत पड़ेगी अब। और दूसरी बात, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इस बात की गारंटी है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आए, सब्जेक्टिव के रूप में आए, और जो बता रहे हैं वही से आएगा। बताने का ये एग्जाम्पल अभी एक दो दिन और चलेगा, लेकिन आज वाला जो दो एग्जाम्पल बताएंगे, क्वेश्चन जनरली वहीं से आता रहा है, वहीं से आता है। और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो इसी के बेसिस पर दूसरा क्वेश्चन कोई आ सकता है। तीसरी बात, समझाएंगे मात्र एक ही बार, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, बार बार हम चीज़ों को रिपीट नहीं करते रहेंगे। तो बेहतर होगा कि आप पूरा का पूरा फोकस कीजिएगा यहाँ बोर्ड पर। हिस्सा उस्सा कीजिएगा, 1 मिनट में गड़बड़ा जाइएगा, पूरा का पूरा टॉपिक माथा से स्किप कर जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। पिछला दिन आप हेडिंग डाले थे, एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कम्प्लेक्स कंपाउंड और आयन, और उसमें आप 1 नंबर लिखे हुए हैं NiCl4 2-। यही था ना? लिखे हैं कि नहीं? तो चलिए साथ साथ काम करेंगे आप। सबसे पहला कंपाउंड था, वो था NiCl4 2-। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसका जो सबसे पहला, आ जाइए, उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, इसका -1 होता है, ये x-4 = -2 हो जाएगा, x = प्लस। ये आपका पहला काम है इस सिलसिले में जो आप काम स्टार्ट करेंगे। और हमारे ख्याल से ये सब बात आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम, जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, जो आप होमवर्क करके लाए। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। आप कन्फिग्रेशन चेक कीजिए, ये आया होगा ऑर्गन 4s2 3d8, ये आया है। इलेक्ट्रॉन चौथा ऑर्बिट तक पहुंच चुका है, तब तो 4s2 आया। और चौथा में 4 सब ऑर्बिट होता है, s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। ये अलग बात है कि s में इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4p में, 4d में या 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम यदि चाहें तो इसको लिख सकते हैं 4p0, क्योंकि 4p लिखने के बाद 0 लिख दिया, मतलब 4p है लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है। ये इसका प्रॉपर मतलब होता है। क्योंकि इसका जरूरत हमको आगे पड़ेगा, तो हम अभी ही इसको लिख दें। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या यहाँ पर निकेल न्यूट्रल है? क्या ये निकेल न्यूट्रल एटम है? नहीं, उस पर चार्ज आया है कितना, +2। ऑक्सीडेशन नंबर तो चार्ज ही है ना जी, +2 आया है। तो इस न्यूट्रल स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से काम भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको उस आयन का चार्ज निकालना पड़ेगा जो सेंट्रल एटम आयन के रूप में वो उपस्थित है। यानी Ni से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर काम चलेगा किससे? Na2+ से। किसी भी चीज पर दो चार्ज आया है, दो पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है कि वह 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तभी उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, ये बात आपको पहले से पता होगा। बताइए, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, आउटर मोस्ट सेल कौन माना जाएगा, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। यानी इलेक्ट्रॉन 3D से नहीं निकलेगा, निकलेगा किससे? 4s से। कितना? 2, तब ना 2 पॉजिटिव चार्ज उस पर चढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में निकेल 2+ का कन्फिग्रेशन हो जाएगा ऑर्गन 4s0 dd8 और 4p। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा एडजस्ट करके हम लिख रहे हैं, तो हम और करके इसी को लिख सकते हैं ऑर्गन dd8 4s0 और 4p। ये आपका दूसरा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल एटम का। सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर के साथ सेंट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, फाइनली उसको एडजस्ट करके लिखना, यानी ये काम कर।
क्या इस 2 स्टेप में कहीं आपको दिक्कत भी है? बताइए तो। करते चलिए साथ साथ। पर्दा को खींच के आइए तो। उसको भी सटा दो मुझे। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारा काम करना आपको बहुत जरूरी है। इसके बिना बॉन्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। क्या बढ़े आगे? अब तीसरा काम है आपका, जो आप सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं सेंट्रल आयन का, सेंट्रल मेटल आयन का, उसका आप ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को डिटेल में सजाइए कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे है, और वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या स्थिति बन रहा है। जैसे तीसरा काम आपको ये करना है। Ni2+ का कन्फिग्रेशन क्या लिखे थे अभी आप? आर्गन 3d8 4s0 4p0, यही था ना? आपको पता होना चाहिए कि S में 1 डब्बा होता है, P में 3 डब्बा होता है, D में 5 डब्बा होता है। यहाँ डब्बा का मतलब ऑर्बिटल से है। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल। तो आप सभी को ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाइए। यहाँ पर D है 3D, यहाँ पर हम 5 डब्बा बनाएंगे क्योंकि ये D है, इसका D है ये 3D। S में कितना डब्बा? 1। और P में कितना डब्बा? अब ये हो गया आपका 4s और ये हो गया आपका 4p। इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंडिकेट कीजिए। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें सजाओ। पहले आप याद करो, 1 बाय 1 एक एक करके जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पेयर्ड होता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये रहा आठवां। इतने में एडजस्ट हो जाएगा। 4s 0 है और 4p 0 है, तो बताइए ये पूर्ण रूप से खाली रह जाएगा कि नहीं? तो वो जैसे था वैसे रह गया। ये आपका तीसरा स्टेप होता है। क्या इस इलेक्ट्रॉन को सजाने में कोई परेशानी होगी? स्टेप उतारिए तो। और आप बता दीजिए अभी कि क्या इस तीनों स्टेप में कहीं आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है? तो आप स्टेप वाइज सीखिएगा ना तो आसान लगेगा। एक ही बार में सबको सब मुश्किल होता है थोड़ा। पीछे वाले बोर्ड का F4 स्विच ऑफ कीजिए तो। F4। चलो देखो यहाँ, अभी जो कंपाउंड आपको दिया गया है, क्या है कंपाउंड? देखिए तो गौर से उसका फॉर्मूला चेक कीजिए। NiCl4 2 यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? निकेल Ni। और लिगेंड कौन है? Cl नहीं, Cl माइनस होता है ना, निगेटिव लिगेंड। अब आप ये चेक कीजिए कि Cl माइनस
एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, पहले आप ये बताइए। चेक करो कहाँ कैसे पता चलेगा कि ये SFL है या WFL है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। निकालिए, देखिए कहाँ से कहाँ तक है। देखिए ना, I- से लेकर H2O तक वीक फील्ड लिगेंड आता है, और आप चेक कीजिए I- से H2O के बीच में फंसेगा ये। तीसरा या चौथे नंबर पर तो है ये Cl-। Cl- जो है यह एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो Cl- यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड तो वही होता है ना जो सेंट्रल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड ना करे। हाँ या ना? अब बताइए तो यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? तो एक ये और एक, यही दोनों ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या कोई परेशानी है इसमें? तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेंस L- H WFL, hence it does not paired up the unpaired electron of central ion। क्या इस बात को हम लिख सकते हैं कि नहीं? अब जरा सोचिए, यदि यहाँ पर WFL ना होकर कोई SFL होता तो क्या होता? WFL है तो इसको ये प्रभावित नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन इसके जगह पर यदि कोई SFL होता लाइक CN- साइनाइड आयन या साइनोलिगेंड, तो वो क्या करता, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता, इसको यहाँ से उठाता यहाँ पर डाल देता। बताइए एक डी खाली हो जाता कि नहीं खाली हो जाता? लेकिन यहाँ पर रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसी कन्फिग्रेशन को फिर से उतार देना है, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हो सकती है। WFL रहेगा तो सेम उतार उतर जाएगा, और यदि SFL रहेगा तो उसका जो रिजल्टिंग कन्फिग्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ बदल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर दोबारा आपको काम करना पड़ेगा। तो काम यदि नहीं भी चेंज हुआ है तो भी आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम इसको बना रहे हैं, आप भी लिख लीजिए आगे। ये है आपका 3D, ये है 4S, और ये है 4P। था 3D8, ये था 4S0, ये था 4P। अपना सिर्फ ये लाइन देख लिख के छोड़ देना, इसमें अभी बहुत सारा काम हमको करना है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, आप उतार ना पाए ढंग से, या उतार लिए हैं तो जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। अब आप ये बताओ कि ये कितना डब्बा आपको खाली दिख रहा है? 4। यहाँ जो डब्बा हम बोल रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को, डिफरेंट सब ऑर्बिट्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ये इंडिकेट करता है। तो ये S का ऑर्बिटल है, और ये तीनों P का। P में 3 ऑर्बिटल होता है, PX, PY और PZ। आप याद कीजिए, लिगेंड VVT कहता है कि लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है लोन पेयर सप्लाई करके, लेकिन ये जो सप्लाई होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ना कि नॉर्मल ऑर्बिटल में। तो अब बताओ तो कितनी संख्या में लिगेंड है यहाँ? कितनी संख्या में है? Cl- 4 की संख्या में। एक Cl- एक बॉन्ड बनाएगा तो 4 Cl, 4 बॉन्ड बनाएगा। यदि 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 पेयर सप्लाई करेगा सेंट्रल एटम को, और 4 पेयर सप्लाई करने के लिए इसको 4 डब्बा चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तब तो वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि यहाँ पर 4 डब्बा खाली आपको दिख रहा है। तो ये चारों डब्बा तुरंत पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, पहले ये आपस में मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा।
और हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड लोन पेयर सप्लाई करेगा और तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसके मिक्सिंग को हम कैसे समझते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। ये तो डिस्टर्ब हुआ नहीं और यहाँ कहीं जगह है भी नहीं कि पेयर आ जाए, जैसे इसी में आप पेयर दे पाएंगे, तीन तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रहता है। तो बताइए तो हाइब्रिडाइजेशन में यानी मिक्सिंग में कौन कौन भाग लेगा? एस का एक डब्बा और पी का तीन डब्बा, यानी एक एस और तीन पी। तो ऐसी स्थिति में जो मिक्स होगा तो हम इस तरह से दिखा देते हैं, यही सब आपस में मिक्सिंग में इन्वॉल्व होगा। और यदि एक एस और तीन पी आपस में मिक्स हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आप याद करो 11th में आपको ये बात अच्छी तरह बताया गया है। एक एस एक पी मिले तो sp, एक एस दो पी मिले तो sp2, एक एस तीन पी मिले तो sp3, एक डी एक एस और दो पी मिले तो dsp2, एक एस तीन पी एक डी मिले तो sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कितना लोग पढ़े हैं कहीं भी, हाथ खड़ा कीजिए। यदि आप पढ़े हैं तो ये सब आपको सुनने के लिए मिला होगा, चाहे जहां पढ़े हो। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अब देखिए एक एक करके हम बॉन्डिंग के हर एक चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला बात बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। आप याद कीजिए हाइब्रिडाइजेशन जब sp3 होता है तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। याद है या भूले आप? टेट्राहेड्रल शेप के बारे में हम बराबर बताते रहे हैं, इसके शेप को आज फिर बता देते हैं। याद करो ऐसा ही ना शेप होता है टेट्राहेड्रल का। बीच में सेंट्रल एटम रहेगा और चार गो सीएल इस तरह से रहेगा बॉन्ड बना के, एक यहाँ सीएल रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। इसी में 109.5 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब आप सेप टेट्राहेड्रल कह रहे हैं तो यहाँ पर आप बॉन्ड एंगल को भी बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल? 109.5 डिग्री, या इसी को 109 डिग्री 28 मिनट भी बोलते हैं। मिनट का आधा डिग्री होता है। तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री, ये बोल दें तो चलेगा। यदि आप इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो निकेल को आप रखेंगे बीच में और सीएल को आप इस तरह से दिखाएंगे। एक सीएल को ऊपर इस तरह से दिखाना होता है, तीन को नीचे इस तरह से। देखने में ऐसा लगता है कि ये तीनों, ये बॉन्ड एंगल बड़ा है, ये सब छोटा है, जबकि सब आपस में सेम होता है। एक सीएल, ये रहा दूसरा सीएल, रहा तीसरा सीएल। इसी के सारे पिक को आप मिला दीजिएगा, सारे पॉइंट को। यह एक टेट्राहेड्रल शेप देता है और हर जगह सीएल पर माइनस होगा और इस पर दो पॉजिटिव चार्ज है। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? यही होता है 109 दशमलव, सब सेम होता है आपस में। चलिए बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी और बहुत सारा बात। अभी आप बात किए हाइब्रिडाइजेशन का, बात किए शेप का, बॉन्ड एंगल का, शेप का स्ट्रक्चर बना दिए। हर जगह हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं क्योंकि ये सब 11th में डिटेल में बताया गया, बस एक दो गो का बता देते हैं ताकि आपको पुरानी बात कुछ याद आ जाए। बताइए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिख रहा है आपको, कुछ है यहाँ? दो, यही दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो। याद करो इसी को हम लोग एन कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? स्मॉल एन से। अब जरा सुनिए इधर, निकेल के साथ चार सीएल बॉन्ड बनाया तो चारों सीएल बॉन्ड तब ना बनाएगा जब उसको लोन पेयर सप्लाई करे। तो लोन पेयर सप्लाई होगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो मान लीजिए कि ये मिक्स होके चार हाइब्रिड ऑर्बिटल देगा जो कि खाली होगा। उस चारों ऑर्बिटल में एक सीएल, सुनिएगा ध्यान से इधर देखिए, अब एक सीएल इसको एक लोन पेयर दिया, एक सीएल जुड़ गया। दूसरा सीएल इसमें लोन पेयर देगा, दूसरा जुड़ा। तीसरा सीएल इसमें देगा, तीसरा सीएल जुड़ा। चौथा सीएल इसमें देगा, चौथा जुड़ा। तो ये जो लोन पेयर मिला है ये किसको मिला है? सेंट्रल एटम को। और ये सब इलेक्ट्रॉन, ये जो कंप्लीट लाइन में इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, यह वह इलेक्ट्रॉन है जो
सेंट्रल एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है, और यह डॉटेड लाइन में दिखाया गया इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड के द्वारा सेंट्रल मेटल आयन को सप्लाई किया गया है। क्यों? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हुआ दोनों में क्या अंतर है? तो इस तरीके से ये सब पेयर्ड, लेकिन दो गो तो अनपेयर्ड रह गया ना। दो अनपेयर्ड रह गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या दो। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो गया तब तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बताइए। रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू बी एम। रूट अंडर टू 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 प्लस टू। सही कितना हो जाएगा? दो प्लस दो चार, चार दो ना आठ, हो जाएगा रूट एट बी एम। और जहाँ कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। हाँ या ना? ये सारा का सारा पेयर्ड होता तो डायमैग्नेटिक होता, अभी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बताइए ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा? ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा। कल आपको बताया गया कि यदि लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड ना करे तो उसका स्पिन हाई था हाई ही रह जाता है, पेयर्ड हुआ नहीं। इसको क्या बोला जाएगा? हाई स्पिन। एक और चीज, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए तो याद रखिएगा हमेशा वो कंपाउंड कलर्ड होगा। और यदि सारा का सारा पेयर्ड हो जाए तो वो कलरलेस हो जाता है। तो कैसा होगा ये? इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन भी बताने लगे, शेप भी बताने लगे, बॉन्ड एंगल बताने लगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने लगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पता चला कि पैरामैग्नेटिक होगा, यहाँ तक कि हम उसका कैलकुलेशन कर दिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। फिर उस वो हाई स्पिन कम्प्लेक्स है लो स्पिन कम्प्लेक्स है इसका पता चल गया, कलरलेस होगा या कलरफुल होगा ये पता चल गया। इस तरह से बॉन्डिंग को हम टोटली एक्सप्लेन। क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में? एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुआ। क्यों नहीं पेयर्ड हुआ? इसका एक नहीं, इसका दो कारण है। पहला कारण, लिगेंड WFL है। WFL लिगेंड पेयर्ड नहीं कर पाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा कारण, सेंट्रल एटम निकेल है, और निकेल 3D सीरीज का एलिमेंट है। इसी के जगह पर यदि 4D या 5D सीरीज का कोई एलिमेंट होता ना तो ये WFL है उसके बावजूद भी उसको पेयर्ड कर देता। क्योंकि आप याद कीजिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ अलाउड है? 4D और 5D में ऑलवेज। क्योंकि 3D में ऑलवेज नहीं, SFL रहेगा तो पेयर्ड करेगा और WFL रहेगा तो पेयर्ड नहीं करेगा। याद कीजिए यही सब बात ना आपको कल बताया गया था, लेकिन इस तरह से सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें उन लोगों को थोड़ी परेशानी होगी जो 11th में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़े हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप फंसिएगा। तो हम आपको आपके लिए एक हेल्प करते हैं आपको कि आप उन चीज़ों को समझ के आप आगे का काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वो पढ़े हुए रहते तो बेहतर होता। सीखेंगे। हर बार मिक्सिंग जब होगा ना तो हम इस तरह से डॉटेड लाइन से पूरा इधर उधर घेर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन भाग लिया है हाइब्रिडाइजेशन में। क्योंकि इसी से न पता चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक एस और तीन पी मिला तब ना हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख दी। चेंज करूँ इसे? देखिए इसको, हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बात आपको हम यहाँ लिखा रहे हैं जो आपको बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करेगा। पहले इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही है तो।
वहां देखिए ओवरऑल 2 - चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस और इसका एक एक माइनस, 4 - 4 - और 2 प्लस मिलके कितना बचेगा? 2 - तो यहाँ ओवरऑल अब चार्ज मत दिखा देना 2 - क्योंकि वो ऑलरेडी दिख रहा है। दिखता है कितना माथा पच्ची करना पड़ रहा है। एक चीज तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये जो इनऑर्गेनिक के बारे में हल्ला हंगामा मचा हुआ है ना कि रटने का चीज है, तो तुम्हारा परसेप्शन बदल देगा कि ये रटने का चीज नहीं है। इसमें रटने का काम बहुत कम है। अरे रटना तो खैर हर सब्जेक्ट में पड़ता है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यादें करना पड़ेगा। अब पी ब्लॉक का क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एप्लीकेशन। जिसको आता होगा समझ में आएगा, नहीं आता होगा तो रट लेना। जी बढ़ो आगे। अरे देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ध्यान दीजिएगा, दो कंपाउंड आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और एक जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आज हम काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पर। जैसे भी NiCl4 लिए, 4 ही ना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगला लेंगे NiCN4, उसका भी 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो चेंज कर दें। तो अभी हम 4 वाले पर काम कर रहे हैं। देखो, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो उसमें दो बातें हो सकती है। उसमें पहला बात ये हो सकता है कि उसमें जो लिगेंड हो वह कैसा हो, WFL। और दूसरा क्या हो सकता है, लिगेंड कैसा हो, SFL। तो ऐसी स्थिति में प्रायः देखा गया है कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये sp3 होता है। और इसमें देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको EsP2। अभी जैसे देखिए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, लिगेंड कैसा था, WFL, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। अभी देखना अगला एग्जांपल बताएंगे, SFL वाला हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2। ये जनरली होता है, हमेशा नहीं, कभी कभी एक्सेप्शनल बातें भी आती है। सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो फिक्स नहीं है। सिचुएशन बदलेगा तो बातें बदल जाती है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा माथा वाला चीज़ हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109.5 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। और एक चीज ध्यान दीजिए, SFL है स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा, स्पिन लो हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। तो जो बात अभी हम लिखे हैं ना, ये आपको थोड़ा सा हेल्प तो कर ही देगा जब आप बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। लिखिए तो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जो बात लिखे हैं ये 90% केस के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन 10% केस में उल्टा पुल्टा हो जाता है। वो परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि बातें बदल जाती है। अब देखिएगा आगे। सच पूछिए तो बोर्ड लेवल पर हमको काम करना होता है ना, तो एक एग्जाम्पल बताए हैं, दूसरा एग्जाम्पल बता के छोड़ देते हैं आपको। लेकिन अभी 2 दिन इसका क्लास और चलेगा बॉन्डिंग का। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, अलग अलग ढेर सारा एग्जाम्पल कराएंगे आपको, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। इसका एक टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, केमिस्ट्री का सबसे भारी टॉपिक माना जाता है कंसेप्ट की दृष्टिकोण से। सोच रहे हैं इसको रेगुलर क्लास में नहीं बताएं, संडे को बताएं एक्स्ट्रा क्लास में, क्योंकि बोर्ड लेवल का चीज़ नहीं है ये। और सबको
आईआईटी का पेपर देना नहीं है, सोच रहे हैं कि संडे को बुला ले, 2-3 घंटा बैठाएंगे अगला संडे को, 3 घंटा में खत्म ही करके छोड़ें। नहीं ठीक रहेगा रे? देखो सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम वालों को ये कोर्स की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको भी बताएंगे उसको भी बताएंगे। फिर वैसे ही क्लास लाइव मोड में रहेगा, जो घर पर बैठ के पढ़ना चाहे घर पर पढ़ेगा, यहाँ बैठ के पढ़ना चाहे यहाँ पढ़ेगा। लेकिन कम से कम 2 घंटा तो लगेगा उस टॉपिक को समाप्त करने में, 2 से ढाई घंटा हर हाल में। चेंज कर दूँ इसे? चलिए बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। पहला केस आप देखे थे NiCl4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 WFL था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और SFL हो तब क्या होगा। और अब जो काम हम करेंगे उसको फटाफट आप साथ साथ कीजिएगा, उतारने के भरोसे, मतलब हमारे कहने के भरोसे रहिएगा मत, साथ साथ चलिए। चेंज कर दूँ इसे? चलो लिखो तो। ये दूसरा एग्जाम्पल है, NiCN4, सबसे पहला काम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर X-4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू, पहला काम था। दूसरा काम निकेल का कन्फिग्रेशन लिखना, अभी खिस्सा करना, बाद में चेंज करेंगे तो कहना उतारे नहीं, होएंगे भी उस समय तब। इसी कड़ी में आप चार्ज जो आया है इस पर, जो +2 चार्ज आया है, इसके साथ इसका कन्फिग्रेशन लिखिए। आर्गन 4s0 3d8 4pg, तो एडजस्ट कर दीजिए। Ni2 प्लस आर्गन 3d8 4s0। पहला काम था सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, दूसरा काम था सेंट्रल मेटल आयन के रूप में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसको एडजस्ट करके इस रूप में लिखना। अब हमारा तीसरा और अगला काम होगा, इसको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉन को सजा देना। तो बताइए तीसरा में अब जो Ni2 प्लस लिखे हैं, क्या कन्फिग्रेशन आया था? आर्गन DD8 4s0 4p, ई में कितना डब्बा? 5। अरे क्या चल रहा है? समझता नहीं तो हमसे क्या नहीं पूछता है? हमसे बेहतर वो समझा देता है क्या रे? अरे आओ समझाओ, तुम ही आओ। आओ नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, तुम समझाता सोने हैं बढ़िया है। आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उन्हें समझाता अच्छा समझाता है क्या वो? अरे अच्छा समझाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना? 8, 1 2 3 4। इसको उल्टा पुल्टा लिखने का कारण समझ लीजिए। एस में जीरो हो गया है, पी में जीरो हो गया, तो जिसमें जीरो हो गया उसको एक साथ लिख दीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको पहले लिख दिए। उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी लिखा हुआ था तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता सो देखो, बताओ तो क्या दिक्कत होता। चलो खरा, क्या समझा दिया उसको? नौ तेरा कुछ आम इमली समझा दिया, कुछ ढंग का समझाएगा ना जी। देखिए दिक्कत ये होता, इधर देखो, दिक्कत ये होता कि इसको हम इधर लिखते, अरे भाई 4s को इधर लिखते, डी को बीच में लिखते ना, तो मिक्सिंग जब कर रहे होते ना तो इसको एक साथ लिखने में नहीं होता। मिक्सिंग करते तो पता चलता दो को कोने से लपेट रहे हैं, तीन को इधर से ले रहे हैं, तो थोड़ा अटपटांग दिखता वो। तो उसको सही तरह से दिखाने का के कारण उसको दोबारा एडजस्ट करना पड़ा है, री एडजस्ट करना पड़ा, और कोई रीजन नहीं। कुछ बोल के मत समझा दिया करो नौ तेरे उल्टा पुल्टा। चलो देखो यहाँ, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डाल दिए। ये हो गया आपका 3d8,
ये हो गया 4s0 और ये हो गया 4p। अब आप पहले लिगेंड पर विचार कीजिए। देखो ये अभी तक जो है ना इसका नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है, अभी तक लिगेंड इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। अब पहले हम चेक कर लेंगे कि लिगेंड कैसा है, SFL या WFL। का है कि SFL होगा तो अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा और WFL होगा तो अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं करेगा। तो बताइए CN माइनस क्या है? CN माइनस एक SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। और ये SFL है या WFL है, इसका पता किस चीज से चलेगा? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेंस, लिखते जाइए साथ साथ, CN माइनस इज SFL, hence it paired up the unpaired electron of central metal ion, hence resulting configuration becomes hence resulting configuration बताइए कॉन्फ़िगरेशन में क्या परिवर्तन होगा? चलो जल्दी बताओ, ये दोनों का दोनों पेयर्ड हो जाएगा क्या? ये कुछ ऐसा स्थिति पैदा करेगा। बोलिए हाँ या ना। तो अब आप ध्यान से देखो, ये 3D8 है, ये 4s0 है और ये 4p। डब्बा खाली हो गया 5 और हमको चाहिए बस कितना? 4। काहे चाहिए 4? CN4 CN4 4 ही ना लिगेंड है, तो 4 ही डब्बा चाहिए, क्योंकि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 लिगेंड है, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो एक डब्बा में 2 तो 4 ही डब्बा में ना काम चल जाएगा। तो पहले आप इसका मिक्सिंग कीजिए। जब आप मिक्सिंग कीजिएगा तो जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है वो पहले मिक्सिंग में इन्वॉल्व होगा। तो ये जो एक डी खाली है, एक ये डी, एक एस, यानी कितना डब्बा हो गया? 2। और पी का 2 ले लीजिए, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। यानी इस बार इन्वॉल्व हो जाएगा हाइब्रिडेशन में कौन कौन? एक डी, एक एस और 2। अब जरा बताइए इससे क्या कन्फिग्रेशन, क्या हाइब्रिडेशन निकलेगा? DsP2, ये नहीं निकलेगा? एक डी, एक एस और 2 पी आया तो क्या कन्फिग्रेशन, ये हाइब्रिडेशन निकला? DsP2। और आप एक और चीज गौर कीजिए, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन को आप दिखाओगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन में, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन में, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन में, यहाँ दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन में। यदि आपके पास डिफरेंट पेन है तो आप कंप्लीट लाइन में भी दिखा सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में अंतर दिखना चाहिए। ये कलर जो है ये किसका है? ओरिजिनल निकेल का। और ये रेड कलर में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर गया है वो किसका है? लिगेंड के द्वारा जो सप्लाई किया गया है वो वाला। क्लियर है ये? तो इस तरीके से अब जरा बताओ तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? अनपेयर्ड 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? DsP2। तो अब एक एक करके सारी बात को हम निकाल लेंगे वहां से। कलरलेस हो जाएगा, लो स्पिन कम्प्लेक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा, शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एक एक बात सब निकल के आ जाता है इतना करने के बाद। समझ में आया? CFT बोलते हैं, एक थ्योरी है आपको आगे पढ़ना, CFT। जैसे आप पढ़े ना VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैसे आपको पढ़ना है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक ऐसा थ्योरी है ना जो आदमी को जल्दी समझ में नहीं आता है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछिए जो पढ़ लिया है, पूछिए कि CFT समझे हो, डेफिनेटली 95% लोगों का जवाब होगा कि नहीं।
समझ में आता ही नहीं है वो और समझ में नहीं आने का बस एक कारण होता है, टीचर इसको पढ़ाते हैं 12th में, और ये टॉपिक मेन रूप से जो स्प्लिटिंग थ्योरी है, वो स्प्लिटिंग आप तब समझेंगे जब आपको पूरा ऑर्बिटल का कंसेप्ट हो, ऑर्बिटल के डायग्राम का कंसेप्ट हो, ऑर्बिटल के एक्सिस और उसके ओरिएंटेशन का कंसेप्ट हो। जब तक आपको 11th वाला बात कोई टीचर समझा ना दे, ये बात डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। और लोग सीधे 12th वाले पर काम करते हैं, 11th वाला टॉपिक समझाते नहीं है तो समझ में नहीं आता। चेंज करते हैं इसको। एक अच्छी बात है कि बोर्ड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीबीएसई वाले लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आपको पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड में जल्दी इसको टच नहीं करता है। टच कर दिया यदि, बदकिस्मती हो तुम, नहीं तो पढ़ लो संडे को 2-3 घंटा बैठ के, पार्ले जी लेके आना, समझा। चलो बताओ, एक एक करके बताओ तो क्या क्या लिखेंगे। चलिए साथ साथ लिखते जाइए तो, लिखते जाइए, लेट हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन DSP2, अल्लाह मत करो, लिखो जल्दी। शेप स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप ऐसा होगा, निकेल सेंटर में रहेगा और 90 डिग्री पर 4 CN रहेगा, तो CN माइनस, इस पर 2 प्लस चार्ज है, CN माइनस 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 CN माइनस। इस सारे सेंटर को आपस में आप जोड़ दोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्क्वायर का निर्माण कर रहा है। और ये जो एंगल आप दिख रहे हैं, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये स्क्वायर प्लेनर शेप है। तो यहाँ से हम बॉन्ड एंगल पर भी चर्चा करेंगे। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ कितना, QE से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट √n × n+2 BM होता है ना, तो हो जाएगा 0 × 0 + 2 यानी 0। तो ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। हाई स्पिन कम्प्लेक्स या लो स्पिन कम्प्लेक्स, होगा लो स्पिन कम्प्लेक्स। कलर्ड होगा या कलरलेस, और कुछ बचा क्या। कौन चोची आ रहा है, अपने से लिखो। लाइट चेंज होता नहीं, चोचियाना शुरू। इस तरह से कंपाउंड के बारे में हम सारा डिटेल ला सकते हैं इस थ्योरी को करके। सुनिए अब, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, शेप ऑफ NiCN4 2- इज, ऑप्शन दे देगा, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर, नन ऑफ दिस। यही क्वेश्चन आपको NiCl4 पर भी करेगा। एक ऐसा क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि यहाँ कितना क्वेश्चन आया, 2। आपसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछ सकता है, लो स्पिन कम्प्लेक्स हाई स्पिन कम्प्लेक्स के बारे में पूछ सकता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है इसके बारे में, मतलब इसमें से जितना चीज़ आप पढ़ेंगे ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछता है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। अभी आप 2 कंपाउंड पढ़े हैं, एक कंपाउंड आप पढ़े NiCl4 2-, और एक कंपाउंड पढ़े आप NiCN4 2-। इस पर भी माइनस चार्ज होता है, इस पर भी माइनस चार्ज होता है, यहाँ भी 4 की संख्या है, यहाँ भी 4 की संख्या है, यहाँ भी सेंट्रल एटम निकल है, यहाँ भी सेंट्रल एटम निकल है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, हर चीज सेम है। बावजूद इसके, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल और इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि NiCl4 2- इज टेट्राहेड्रल इन शेप, while NiCN4 2- इज स्क्वायर प्लेनर, वाई। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका जवाब आपको खुद लिखना है। आप इसमें हम आपका कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं अभी तत्काल। आप जो लिख के लाएंगे अपनी भाषा में, आम इमली कटहल जो भी है वो आप लिख लीजिएगा। एग्जाम का टाइम आएगा तो वहां पर उस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखाएंगे, लिखाएंगे या लिखा हुआ आपको सब मिल जाएगा। लिखेंगे क्वेश्चन।
और हम आपको इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि सब बात हम समझा चुके हैं। अब आप कितना लिख पाते हैं ये आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। कहीं से उतार उतार के लिखते रहोगे ना, लिखने का स्किल कभी डेवलप नहीं होगा। जानते हो, किसी भी चीज़ को याद करना बहुत आसान है। जैसे लिखा हुआ चीज़ यदि है तो याद करना आसान है, लेकिन कोई टॉपिक यदि तुमको दे दे और उस पर कहे कि तुम एक पेज लिखो, ये मुश्किल है। काहे मुश्किल है पता है? काहे कि जब तुमको एक टॉपिक दे के कहेगा ना कि लिखो, तब तुम्हारा माथा काम करना शुरू करता है कि क्या क्या लिखें इसमें। और याद करने में क्या है, जो लिखा हुआ है उस पर कुछ माथा नहीं लगाना है, रपेट के ओरा याद कर लेना है। लड़की लोग माहिर होती है इसमें, इसीलिए लड़की लोग माहिर होती है, क्योंकि माथा लगाना है नहीं, याद करने में रट जाएगी। बुरा मत मानो, बुरा का है मान, सच्चाई से क्या मुंह मोड़ना। क्या लिखेंगे? NiCl4 2 माइनस इज टेट्राहेड्रल while NiCN4 2 minus square planar। वाई, जो कुछ भी तुम लिख सकते हो लिख के लाना। दो चार गो का कॉपी हम चेक करेंगे, इस पर विश्वास रहता है कि तुम बना के लाओगे। यहाँ पर 2 माइनस दे देना। कल इससे आगे का टॉपिक आज सुनो। आज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला न बताएं, कल बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो इससे भी भारी है। उसमें इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट आता है, तो उन सब चीजों को देखिएगा तो समझ